जय हिंद दोस्तों, आज पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं आपके YouTube चैनल कौशल जीके जीएस क्लासेस पर। तो आप सभी जो लगातार समय दे रहे हैं हमारे पास, आपको बेनिफिट ज़रूर हो रहा होगा। तो आप लोग इसी तरह लगातार बनकर रहिए और अपने एग्ज़ाम तक जो है कि आप लोग इतने अच्छे से तैयारी कीजिए कि आपको जो एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आप कंफर्ट फील कीजिए, आपसे अधिक प्रश्नों की संख्या बने जिससे कि आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए। आपको ऐसा नहीं कि बाद में रिजल्ट हो जाए और मेरिट में 1-2 नंबर बचे और आपको डर लगने लगे कि मेरा मेरिट बनेगा कि या नहीं बनेगा। तो वैसा चीज़ नहीं होना चाहिए। आपको समय रहने से पहले ही आपको उस लेवल का तैयारी कर लेना है कि हम भैया अच्छा नंबर से लीड कर रहे हैं, ठीक है, तो जो कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए आज हम पहले साइंस से शुरुआत करते हैं। लगभग आपको 20 मिनट हम साइंस का लेंगे क्लास, उसके बाद फिर साइंस के बाद हम लोग जो है कि आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से प्रश्नों की संख्या को जो है कि आपके पास रखने का काम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज का पहला सवाल आप लोग को बताना है कि वायुयान के टायरों में वर्तमान समय में कौन सी गैस भरी जाती है। तो याद रखिएगा 100 में लगभग 50% लड़का जो आंसर मारता है वो हीलियम मार देता है, लेकिन वर्तमान समय में अगर हम बात करते हैं तो हीलियम के जगह नाइट्रोजन यूज करते हैं। यानी कि वायुयान जो उड़ता है उसके टायर में याद रखिएगा कौन सी गैस, तो नाइट्रोजन। कौन सी गैस? नाइट्रोजन। और अगर बात करते हैं कि उससे पहले कौन सी गैस प्रयोग करते थे, तो पहले हाइड्रोजन प्रयोग करते, पहले कौन सा प्रयोग करते थे? हीलियम। पहले हीलियम प्रयोग करते थे और वर्तमान समय में प्रयोग करते हैं क्या, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन। अगर आपसे पूछे नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है, तो 7 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है और ओ से ऑक्सीजन ओ से 8, ओ से ऑक्सीजन ओ से 8, ठीक है। और आपका उससे पहले नाइट्रोजन 7। अगर बात करते हैं नाइट्रोजन गैस का खोज किसने किया है, तो रदरफोर्ड ने किया है। किसने किया है? रदरफोर्ड ने। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि नाइट्रोजन गैस का सूत्र क्या होता है, क्या बताइएगा, तो बताइएगा N2। लेकिन नाइट्रोजन बोलेगा नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है, तो N होता है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस अगर पूछेगा, देखिएगा कोई भी तत्व जो कि गैस रूप में है, अगर बोलेगा उसका सूत्र क्या होता है, तो उसमें उसका आप लोग नीचे लगा के बोलिएगा। जैसे नाइट्रोजन के साथ N2 लगता है तो आप N2 बोलिएगा। अगर बोलेगा हाइड्रोजन गैस का सूत्र क्या होता है, तो H2 लगाइएगा। क्या लगाइएगा? H2। उसी तरह से ऑक्सीजन गैस का सूत्र क्या होता है, तो O2 लगाइएगा, ठीक है। और अगर आपसे सीधा पूछेगा प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो सीधा आप उसमें नीचे कुछ नहीं लगाना है, सीधा आपको H मारना है, N मारना है, O मारना है। राइट सेक्शन में आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है और याद रखिएगा कि नाइट्रोजन का खोज रदरफोर्ड ने किया। यहाँ पर हम हीलियम भी बोले तो हीलियम का खोज किया है लोकेयर ने। किसने किया है? लोकेयर ने। और आप लोग को बता देते हैं कि सभी प्रकार के अगर बोलेगा अक्र गैस का खोज किसने किया है, तो रैमजे एवं रेले ने किया है। और अक्र गैस जो होता है वह 18वें, आप लोग को पता है 18वें वर्ग को कहते हैं, जिसको शून्य वर्ग के नाम से भी जानते हैं। आप लोग याद रखिएगा उसमें आपका हीलियम भी एक प्रकार का अक्र गैस होता है, ठीक है। अर्थात हीलियम का स्पेशल खोजकर्ता लोकेयर था। बाद बाकी सभी जो अक्र गैस है, आपका रेडॉन, आर्गन वगैरह जो पढ़ते हैं, उसका खोज किसने किया है, तो रैमजे एवं रेले ने किया है। और यही रैमजे एवं रेले ने आपका अमोनिया आपका किसका खोज किया है, तो आप लोग को बता देते हैं कि इसमें से अगर हम अमोनिया का अगर बात करते हैं अलग से, तो अमोनिया गैस का जो खोज किया है वो प्रिस्टले ने किया है। यानी जो हम बताना चाह रहे थे कि जो ऑक्सीजन का जो खोज किया है ना, वही अमोनिया गैस का भी खोज किया है। यानी ऑक्सीजन का खोज किया है प्रिस्टले ने और आपका इधर अमोनिया गैस का भी खोज किया है प्रिस्टले ने, याद रखिएगा। और अमोनिया को बनाने की विधि है हाइबर विधि। कौन सी विधि? हाइबर विधि का प्रयोग करते हैं अमोनिया को बनाने में, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। राइट, आगे अगला सवाल आप लोग को बताना है कि गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता दी जाती है। कहने का मतलब क्वेश्चन का यह है कि पहले के ज़माने में आदमी लोग क्या करते थे कि जो गैस वाला गुब्बारा मिलता था मेला सब में, कि ऐसे पूरा पकड़ के रखिएगा हाथ में, ऊपर ऊपर के तरफ वो भागता है, ठीक है। अगर छोड़ देता है बच्चा सब ना तो वो उड़ के हवा में भाग जाता है। इसका मतलब पहले के ज़माने में उसमें जो गैस भरा जाता था
था उसमें हाइड्रोजन गैस भरता था। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। लेकिन वर्तमान समय में हाइड्रोजन के जगह हीलियम बहुत उपयुक्त है, यानी हीलियम अच्छा है हाइड्रोजन की तुलना में। क्यों अच्छा है, ये चीज पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ये हल्का उल्का से कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन में देगा कि वर्तमान समय में आपका गुब्बारा में हाइड्रोजन के जगह हीलियम का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो आप लोग क्वेश्चन में रहेगा कि यह सस्ता में उपलब्ध हो जाता है या फिर यह हल्का रहता है। लेकिन आप लोग ये सब झोल झाल में नहीं पड़िएगा। इसका जो मेन फैक्ट है वो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन गैस जो है ना वह पूरा उष्मा वाला गैस है, यानी गर्मशील गैस है। यानी वायुमंडल का जब ऊपर बढ़ते हैं हम लोग तो वायुमंडल दाब घटता है, यानी वायु का मान कमता है। जब वायुमंडल का ऊपर में मान कमेगा तो बैलून पे प्रेशर पड़ेगा, और जब बैलून पे प्रेशर पड़ेगा तो वो फट जाता है बहुत जल्दी। अर्थात याद रखिएगा क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है ऊपर में, इसीलिए हाइड्रोजन को छोड़ के अब वहाँ पर हीलियम गैस के हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि गुब्बारा में वर्तमान समय में हम लोग हीलियम प्रयोग करते हैं कि हाइड्रोजन, तो बताइएगा हीलियम प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वह अभिक्रियाशील थोड़ा सा जो है कि कम है, और हाइड्रोजन ज़्यादा अभिक्रियाशील था, वो रिएक्टेंट ज़्यादा था क्योंकि वो कम दबाव। क्योंकि आप लोग को पता है कि अगर हम हवाई जहाज में ऊपर में जाके बैठते हैं तो वहाँ पर फाउंटेन पेन से स्याही रिसाव होने लगता है, ठीक है, अर्थात इससे बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल का दाब ऊपर में कम होता है, ठीक है। और आप ही मानिए ना, आप मान लीजिए पहाड़ पे चढ़ गए, ठीक है, पहाड़ पे चढ़ने के बाद क्या होता है कि जल्दी जल्दी आदमी सांस लेता है पूरा, क्योंकि उस पर प्रेशर रहता है, ऊपर में वायु कम मिलता है, ठीक है। आप याद रखिएगा क्योंकि वायुमंडलीय दाब जो है कि वहाँ पर कम होने के कारण आपका स्याही निकलने लगता है पेन से, और साथ ही आपका ज़्यादा वहाँ पर आपका सांस लेने का संभावना बढ़ जाता है। मान लीजिए हम अभी नीचे बैठे हुए हैं धरती पे तो हमको आराम से ऑक्सीजन मिल जा रहा है, लेकिन आप जब पहाड़ पे जाइएगा तो आपको ऑक्सीजन लेने में परेशानी होगी, क्योंकि जो वायुमंडल का जो प्रेशर है, वायुमंडल का जो दाब है, यानी हवा का जो दाब है वो कम हो जाता है। इसीलिए वहाँ पर खाना बनाने में भी आदमी को परेशानी होता है। ये भी सवाल होता है कि पहाड़ों पर खाना बनाने में परेशानी क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल कम है, अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है आग को जलाने के लिए, ठीक है। जितना जहाँ पर आग आपका फास्ट जलेगा वहाँ पर ऑक्सीजन यानी हवा की मात्रा अधिक होगी। क्योंकि देखे होंगे गाँव सब में कि जब आग लगता है ना खेत सब में, वो धान के खेत में या कहीं पर उसका पुआल वगैरह जो रहता है गेहूं सब में, तो उसमें जब हवा चलता है ना अब वो फास्ट आग भागता है। वहीं पर जब आपका हवा कम रहेगा तो ऑक्सीजन मतलब आग कम जलेगा। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ऊपर जाने पे वायुमंडलीय दाब कम होता है और वहां से नीचे आने पे वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, और वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक बार होता है। और याद रखिएगा एक बार बराबर होता है 10⁵ आपका पास्कल के बराबर। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और पास्कल जो होता है वह दाब का मात्रक होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। लेकिन वायुमंडलीय दाब का मात्रक यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर का जो मात्रक होता है वह बार के बराबर होता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है अश्रु गैस किसे कहते हैं। तो आप लोग को पता है कि अश्रु गैस जो होता है ना वो पुलिस वगैरह जब ज़्यादा भगदड़ वगैरह होने लगता है तो वो देखते होंगे कि वो टीयर गैस छोड़ देता है, अश्रु गैस छोड़ देता है, और आदमी सबको दिखने नहीं लगता है और आंसू वगैरह आंख पे ज़्यादा प्रेशर आने लगता है, धुंधला धुंधला टाइप का। तो वो अश्रु गैस होता है, उसको हम लोग किसका वो रहता है गैस, मतलब किस यौगिक या किस गैस से वो बनाया जाता है अश्रु गैस? तो याद रखिएगा वो अमोनिया से बनता है। किससे बनता है? अमोनिया। और वही अमोनिया जिसका खोजकर्ता प्रिस्टले बताए थे, और उसका सूत्र होता है NH3। क्या होता है? NH3 होता है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो क्लोरोपिक्रीन होता है। क्या होता है? क्लोरोपिक्रीन होता है, याद रखिएगा, जो कि अमोनिया का ही वो यौगिक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अश्रु गैस याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है, और भारी जल में आसानी से झाग नहीं बनता है। हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा वगैरह धुलते हैं तो उसमें डिटर्जेंट देते हैं तो वो उसमें झाग आ जाता है पूरा, जब उसको रमलिंग करते हैं तो तब उसमें कपड़ा वगैरह को डालते हैं और वो साफ हो जाता है। तो इसका
मतलब है भारी जल में जब डालिएगा आप डिटर्जेंट तो वो आसानी से झाग आपको नहीं देगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से किस प्रकार के जल में आसानी से झाग उत्पन्न नहीं होता है, तो कठोर जल या भारी जल मार दीजिएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और भारी जल का सूत्र होता है D2O। और भारी जल का प्रयोग जो है कि आप लोग को पता है कि नाभ के रिएक्टर में करते हैं या भट्टी में करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा भारी जल का प्रयोग। और भारी जल जो बनता है वह साधारण जल से ही बनता है, लेकिन याद रखिएगा कितना हिस्सा बनता है। तो अगर आप 7000 भाग मिलाइएगा साधारण जल, तब उससे बनेगा 1 भाग बनेगा आपका कठोर जल या भारी जल। ठीक है, और भारी जल का अनुभार होता है 20। कितना होता है? 20 होता है। भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20 होता है। और सिंपल वाला जो जल होता है H2O होता है, उसका सूत्र, जल का सूत्र होता है H2O। और H2O का अनुभार होता है 18। कितना होता है? 18। क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह आपका लगभग कितना होता है, तो आप लोग को पता है कि लगभग 2 होता है। और 2 मतलब 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार और परमाणु संख्या दोनों लगभग एक ही माना जाता है। क्योंकि आप अच्छा से समझिए, आपको हड़बड़ करने से नहीं काम चलने वाला है। आपको पता है कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या होता है। और आपको पता है कि प्रोटॉन में से हाइड्रोजन में सिर्फ प्रोटॉन की संख्या होता है, हाइड्रोजन में जो है कि न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होता है। अगर मान लीजिए प्रोटॉन की संख्या 1 मान ले, न्यूट्रॉन की संख्या 1 मान ले, तो इसका मतलब द्रव्यमान संख्या 2 होना चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 2 नहीं होके 1 ही होता है। इसका मतलब उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। और यह 1000 बार सवाल पूछा गया है कि निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होता है, तो आंसर हाइड्रोजन जाएगा। अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन का ओरिजिनल द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.008 के बराबर होता है, अर्थात हम उसको 1 ही मानेंगे। और 1 में 2 से गुना है, क्योंकि H2O है। 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। अब प्लस ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, और 8 दूना 16 हो गया द्रव्यमान संख्या, तो 16 दू 18 हो गया इसका जो है कि अनुभार। आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन, भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है? तो आपको बता दें कि भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर हाइड्रोजन के एक समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप लोग को बता दें कि हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, आप लोग को बता दें ड्यूटेरियम। ठीक है, ड्यूटेरियम का प्रयोग ही भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर उसका परमाणु होता है। ऐसे अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, और ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक होते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा एग्जाम में, कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक। और 3 समस्थानिक जो होता है याद रखिएगा कौन कौन होता है, तो आप लोग को बता दे कि एक ड्यूटेरियम होता है, सबसे पहले एक प्रोटियम होता है, फिर ड्यूटेरियम होता है, फिर ट्राइटियम होता है। ठीक है, और ट्राइटियम जो इसका समस्थानिक होता है वह रेडियो सक्रियता को दिखाता है। किसको दिखाता है? रेडियो सक्रियता। बहुत फेमस सवाल है कि निम्न में से हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रियता की भूमिका निभाता है? तो तीसरा वाला ट्राइटियम। पहला होता है प्रोटियम 1H1, और ड्यूटेरियम होता है 1H2, और ट्राइटियम होता है 1H3 होता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और हाइड्रोजन का जो खोज किया था वो कैवेंडिश ने, किसने किया था? कैवेंडिश ने किया था। और हाइड्रोजन बम का अगर आविष्कार करता पूछे तो आंसर हो जाएगा अलग, एडवर्ड टेलर। क्या हो जाएगा? एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम का आविष्कार याद रखिएगा 1952 में एडवर्ड टेलर ने किया था। वहीं आपका हाइड्रोजन गैस पूछेगा तो मारिएगा कैवेंडिश। क्या मारिएगा? कैवेंडिश मारिएगा गैस में। ठीक है, और बम में टेलर। वहीं अगर बात करते हैं परमाणु बम का खोज किसने किया था, तो परमाणु बम का खोज ओपेनहीमर ने किया था। वहीं अगर बात करते हैं न्यूट्रॉन बम का खोज किसने किया है, तो न्यूट्रॉन बम का जो खोज किया है वो सैमुअल कोहेन ने किया है। किसने किया है? सैमुअल कोहेन ने किया है। ये 3 बम याद रखिएगा। आपका परमाणु बम 1945 के आसपास पता है अमेरिका ने जापान पर फेंका था परमाणु बम। ठीक है, एक 9 अगस्त को, एक 6 अगस्त को। नागासाकी पे जो फेंका था वो 9 अगस्त को, यानी 9 से नागासाकी, 9 से 9 याद रखिएगा, 9 अगस्त। और उससे 3 दिन पहले हिरोशिमा पे 6 अगस्त को फेंका था।
ठीक है। और ऐसा फेंकने का आदेश अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय हेनरी ट्रूमैन। हेनरी ट्रूमैन ने ही, याद रखिएगा, अमेरिका पर, हेनरी ट्रूमैन ने ही जापान पर बम फेंकने का आदेश दिया था, याद रखिएगा। ठीक है। और आप लोग को बता दें न्यूट्रॉन बम का आविष्कार करता कौन थे? सैमुअल कोहेन थे। ये 3 बम का आविष्कार करता, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, और भारी जल का खोजकर्ता नहीं बताए थे, यूरे एवं वॉसबॉर्न है। यूरे एवं वॉसबॉर्न, भारी जल से वाष्प नहीं होता है, यानी वॉसबॉर्न, भारी जल वॉसबॉर्न। भारी जल का खोज 1932 में किया गया था। ठीक है, 1932 में भारी जल का खोज वॉसबॉर्न एवं यूरे के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया के द्वारा परिवर्तित करते हैं? आप लोग को पता है कि आप लोग देखते होंगे जब आप स्टूडेंट लाइफ में आप जब रहते होंगे या भी होंगे वर्तमान में, तो आप लोग जब पटना सब शहर में रहिएगा, बड़ा सब शहर में, तो वहाँ का जल जो है ना, जो जल वहाँ का है, मतलब भूपटल के अंदर जो जल है वो जल शुद्ध नहीं है। आप लोग को पता है, किसी का बाल उड़ जाता है तो किसी का बाल पकने लगता है, तो कुछ अगर आप वही पानी यूज करते हैं, पेट खराब हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, मतलब कुछ से कुछ आप बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। बड़ा बड़ा शहर का पानी शुद्ध नहीं है, आप लोग को पता होगा, क्योंकि देखते होंगे दिल्ली सब जब जाइएगा ना, तो वहाँ पर आपको सरकार के द्वारा टैंकर वगैरह भेजा जाता है, वो पानी वो सब यूज करते हैं, क्योंकि वो शुद्ध होकर पानी आता है। अगर आप घर में समरसेबल भी करवा लेते हैं बहुत बड़ा, फिर भी आपका पानी गंदा निकलेगा उसमें, या फिर मतलब पीने योग्य पानी नहीं होगा। भले आप जनरली यूज कर सकते हैं कपड़ा धोने में या नहाने में, लेकिन पीने योग्य के लिए पानी बाहर से ही आता है। ठीक है, तो उसी तरह से आप देखते होंगे पटना सब में कि वहाँ पर बच्चा लोग क्या करते हैं कि एक छोटा वाला डब्बा लेके जाते हैं और उसमें पानी लेके, वो दुकान में बिकता है, वो पानी लाते हैं, जिसको हम लोग आरओ वाटर कहते हैं। कहते हैं आरओ, बस काम ही बन गया, यही याद रखना है, आरओ कहते हैं। यानी आर और ओ, और आर ओ यानी जो 12th से साइंस किए होंगे, साइंस में आप लोग को बताया जाता होगा रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया। ठीक है, आरओ प्रक्रिया, तो वही उसी को शॉर्ट में बोलते हैं आरओ, अर्थात रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा समुद्री जल को शुद्ध करके पीने योग्य पानी बनाया जाता है, या फिर साधारण जल बनाया जाता है। आप लोग याद रख लीजिएगा किस प्रक्रिया के तहत, तो आरओ प्रक्रिया या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया, और इसी का हिंदी नाम होता है विपरीत परासरण। विपरीत परासरण, रिवर्स का मतलब होता है विपरीत, परासरण मतलब ऑस्मोसिस, याद रखिएगा। ठीक है, या फिर दुकान सब में भी लिखा रहता है यहाँ पर आरओ वाटर मिलता है। ठीक है, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस मिलता है। ठीक है, हेमा मालिनी, अच्छा ठीक है, आरओ वाटर का, सही बात है, वो जो कैंट का जो प्रचार करती है, बिल्कुल राइट। तो आप लोग याद रख लीजिएगा। और अगर बात करते हैं जो है कि आपका क्या कहते हैं उसको, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया याद हो गया सबको, आप याद रख लीजिएगा। और इसी प्रक्रिया के तहत कठोर जल को जो है कि आपको शुद्ध जल में पीने योग्य बनाया जाता है। अगर बात करते हैं पूरे पृथ्वी पर पीने योग्य पानी मात्र कितना % है, या फिर शुद्ध जल पीने योग्य, तो 2.7% सिर्फ है, 2.7%। अगर हम पानी को 100% माने तो मात्र पीने योग्य या अशुद्ध जल जो है वो 2.7% है मात्र, समझ सकते हैं। जबकि आपको पता है कि पूरे पृथ्वी पर 71% समुद्र ही है, यह जल ही है। ठीक है, और 29% पे स्थल है। ये सब पूरा जो दिख रहा है आपको समुद्र दिख रहा है, साइड साइड। ठीक है, ये पूरा जितना दिख रहा है हरा वाला सब समुद्र है, समझ सकते हैं। तो पूरे का अगर हम देखते हैं तो ये 71% नहीं पूरेगा, ये सब मिला के आराम से पूर जाएगा। इधर आपका 29% में आदमी वगैरह निवास करता है, यानी कि ये जमीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बता दें कि प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि पानी की अस्थायी कठोरता किसके किसके क्लोराइड और सल्फेट घुले होने के कारण होते हैं। तो आप लोग को बता देते हैं कि पानी जो कि आपका कठोर होता है, यानी समुद्र का जल जो कठोर होता है, तो उसमें 2 तत्व का कोई क्लोराइड घुला हुआ रहता है या सल्फेट, यानी उसका अणु उसमें घुला हुआ रहता है, तभी वो कठोर होता है। तो कौन कौन याद रखिएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम, यानी कैल्शियम के क्लोराइड और मैग्नीशियम के सल्फेट घुले होने के कारण जो है कि आपका समुद्र का जल खारा होता है। कैसा होता है, खारा होता है, जिसको हम पी नहीं पाते हैं, और इसी कारण समुद्र का जल नमकीन लगता है हमको जब जी पे आप लीजिएगा तो। ठीक है, आप याद रखिएगा।
थोड़ा पानी पी लेते हैं क्योंकि ये 2.7 है और ये RO वाटर है। और यहाँ पर जब आप रेल उल का जब पानी खरीदिएगा तो यहाँ पर लिखा रहता है जो है कि फलना फलना नामक स्थान पर RO यहाँ पर फैक्ट्री लगा हुआ है, वहाँ से ये पानी बनता है। लेकिन झोल झाल बहुत चलता है रेलवे स्टेशन पे जो है कि बंद पानी बोतल के लिए। आप लोग को पता है कि ऑपरेशन थंडर वगैरह भी चलाया गया है, ऑपरेशन थंडर वगैरह, फिर सॉरी ऑपरेशन थरस्ट चलाया गया, सॉरी ऑपरेशन थरस्ट। देखिएगा ऑपरेशन थंडर भी रेलवे ही चलाया है, RPF ही चलाया है, और ऑपरेशन थरस्ट भी रेलवे ही चलाया है। तो दोनों बता देते हैं। थरस्ट का मतलब होता है प्यासा, थरस्ट का मतलब क्या होता है? प्यासा। और आपको पता है कि बाहरी आदमी देखते होंगे रेलवे स्टेशन पे जाके पानी वगैरह बेचने लगता है, जो कि रेलवे का पानी नहीं रहता है। स्पेशल आदमी चढ़ता है, ट्रेनें चलते चलते आदमी उछल के उस पर चढ़ जाता है और जाके बेचने लगता है। तो याद रखिएगा उसको RPF ब्रेक करता है, उसको नहीं कहता है पीने के लिए रेलवे। तो याद रखिएगा इसीलिए ऑपरेशन आपका थरस्ट किसने चलाया है? तो भारतीय रेलवे ने चलाया है। और फिर वो किसके लिए? तो आप याद रखिएगा प्यासे के लिए जो है कि चलाया है, या फिर पानी के बंद के लिए। लेकिन ऑपरेशन थंडर जो चलाया है वो टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए। टिकट की कालाबाजारी को देखते होंगे कि जब तत्काल टिकट वगैरह कटता है ना, तो उसमें देखते होंगे बड़े बड़े माफिया सब उसमें जाके 12 बजे से जो है कि रहता है, दूसरा को टिकट नहीं काटने बनता है तत्काल में, यानी उसके अंदर में ये सब काम होता है। इसीलिए थर्ड पानी के लिए, थरस्ट पानी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ऑपरेशन मेरी सहेली चलाया है महिलाओं को अपने गंतव्य स्थान पर सुरक्षित। मान लीजिए कि कोई पटना से महिला चढ़ी, उनको जाना है दिल्ली, तो वो दिल्ली तक RPF का कर्तव्य है कि वो सुरक्षित पहुँचे। यानी सहेली मतलब महिला से संबंधित। यानी याद रखिएगा ऑपरेशन मेरी सहेली भी RPF ने चालू किया है, लेकिन पूरे भारत के RPF ने चालू नहीं किया है, सिर्फ याद रखिएगा कलकत्ता रेलवे ने चालू किया है। ठीक है, यानी कि आपका ये हो गया दक्षिण पूर्व रेलवे। दक्षिण पूर्व रेलवे कलकत्ता है, ठीक है, और पूर्व रेलवे का मुख्यालय भी कलकत्ता है, और दक्षिण पूर्व रेलवे का भी मुख्यालय कलकत्ता है। याद रखिएगा वो चलाया है आपका वहाँ के RPF ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्टज यानी बालू के टाइप का होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सोडियम सिलिकेट। क्या नाम है? सोडियम सिलिकेट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा सोडियम सिलिकेट। क्या होता है? सोडियम सिलिकेट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन, टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? टेफ्लॉन आप लोग को पता है कि जो नॉन स्टिक बर्तन होता है, जैसे आप लोग मतलब किचन में यूज करते हैं बर्तन वगैरह, जैसे कि उस पर नहीं चिपकता है भोजन, आप लोग को पता है। ठीक है, यानी कोई भी खाद्य पदार्थ वो उस पर, जैसे मान लीजिए रोटी रखने वाला जो होता है, उसमें देखते होंगे नीचे एक परत रहता है, उस पर रोटी रखिएगा उसमें नहीं चिपकेगा, क्योंकि उस पर टेफ्लॉन का परत रहता है। ठीक है, तो वो टेफ्लॉन आजकल सब यही आइए रहा है, नॉन स्टिक ही आ रहा है। तो टेफ्लॉन पर परत नहीं, टेफ्लॉन का परत चढ़ा रहता है उस पर। और याद रखिएगा नॉन स्टिक बर्तन पर किसका परत चढ़ा होता है? तो टेफ्लॉन मारिएगा आंसर। लेकिन हाँ टेफ्लॉन, और याद रखिएगा टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? तो फ्लोरोकार्बन का है। किसका है? फ्लोरोकार्बन का है। फ्लोरोकार्बन का है टेफ्लॉन, उसका संबंध है परिवार का, और नॉन स्टिक बर्तन बनाने में उसका प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो आप लोग को बता दें कि गोताखोर जो अपने साथ अंदर लेके जाता है, देखते होंगे कि नाक में एक पाइप बंद करके जाता है और फिर उसको मिलते रहता है, पीठ में जो रहता है उसका बंधा हुआ रहता है और नाक में लॉक रहता है, उसको वहाँ से मिलते रहता है। ऑक्सीजन तो मिलता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ एक और गैस रहता है, तो ऑक्सीजन का दोस्त है आपका हीलियम। कौन है? हीलियम। तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम का मिश्रण रहता है, याद रखिएगा गोताखोर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताना है कि जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सा है? तो जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ जो है वह याद रखिएगा आपका अमोनिया है। जल में आसानी से घुलने वाला पदार्थ कौन सा है? अमोनिया है। और अमोनिया के बारे में खोजकर्ता पूछे या अमोनिया का सूत्र पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, आपको हम बता दिए हैं। अगर हम बात करते हैं आपका, हाँ, अगर हम बात करते हैं कि सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सिंदूर जो बनता है वो सीसा से बनता है। सबसे पहली बात ये पीबी से बनता है। किससे बनता है? पीबी से। और याद रखिएगा इसका सूत्र होता है PB3O4।
Pb3O4, Pb3O4, Pb3O4 जो है वह सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है, याद रखिएगा। अर्थात सिंदूर जो महिलाएं सब करती है उसमें याद रखिएगा वो सीसा का अयस्क है या फिर सीसा से बनता है। किससे बनता है? सीसा यानी पीबी यानी लेड से बनता है। हाँ, पीबी लेड से बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। और लेड का जो गुप्त ऊष्मा होता है वह 130 होता है। कितना होता है? 130 होता है लेड या फिर पीबी का गुप्त ऊष्मा, याद रखिएगा, आप लोग को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? तो सामान्य ताप पर आयोडीन जो होता है वह ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। और सोडियम एकमात्र ऐसा आपका मतलब सोडियम मतलब सबसे प्रथम धातु है जो कि चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और सोडियम को किरोसिन तेल में रखते हैं। किस तेल में रखते हैं? किरोसिन तेल में रखते हैं। और फास्फोरस को जो रखते हैं वह जल में रखते हैं। फास्फोरस को किस में रखते हैं? जल को में रखते हैं। और वो भी कौन सा फास्फोरस? तो श्वेत फास्फोरस को। और माचिस में जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। माचिस की तिल्ली पे जो मसाला लगा हुआ रहता है जिससे कि आग पकड़ता है वो याद रखिएगा लाल फास्फोरस रहता है। इसका मतलब लाल फास्फोरस को हम जल में रखते हैं? नहीं रखते हैं। अगर हम जल में उसको रखना पड़ता तो बताइए, नहीं रखते, वो तो हवा में रहता है। इसका मतलब है कि लाल फास्फोरस आपका हवा से अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन सफ़ेद फास्फोरस हवा से अभिक्रिया करता है, ठीक है। आप याद रखिएगा लाल फास्फोरस का प्रयोग किस में करते हैं? दिया सलाई में। और फिर आपका सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ रखते हैं? तो जल में रखते हैं। और आपका सोडियम जो है उसको हम लोग ठोस किससे काट सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। और सोडियम को किरोसिन तेल में रखते हैं क्योंकि सोडियम जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो जल जाता है। अगर हम सोडियम को अगर हम पानी में फेंकेंगे ना तो समझिए वो जल जाएगा। इसीलिए सोडियम को वहां पर रखते हैं जहां पर कि ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि जल में ऑक्सीजन है। क्योंकि जल जो बना हुआ है वो H2O से बना हुआ है। H2O में O है यानी ऑक्सीजन है। इसका मतलब वो जल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि कभी भी सोडियम को हम जल में ना रख के या वायु में ना रख के किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, क्योंकि किरोसिन तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑक्सीजन नहीं होता, याद रखिएगा, आपका किरोसिन तेल, जिसको कि मिट्टी का तेल भी कहते हैं, ठीक है, आप याद रखिएगा, जो कि अब नहीं मिलता है मिट्टी का तेल। इसे आगे बढ़ते हैं। पहले हाँ मगा, क्योंकि अब तो पहले तो मिलता था सरकार के द्वारा भी 2 लीटर 3 लीटर के हिसाब से जो है कि सोसाइटी में मिलता था, मतलब डीलर के द्वारा बंटवारा होता था, लेकिन अब तो वो बंद हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारी मशीन के उपयोग के लिए स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेहक के रूप में। जैसे आप लोग को स्नेहक बता देते हैं क्या होता है। जैसे हम लोग साइकिल वगैरह बच्चा में चलाते थे तो साइकिल मान लीजिए जब ज़्यादा मतलब वो फिरव्हील जो छोड़ने लगता था उसमें मतलब कि, तो उसमें क्या करते थे कि हम लोग तेल वगैरह देते थे उसमें, जो कि आराम से वो वायरिंग वगैरह उसका सही रहे, जो रहता है गोल गोल घूमने वाला, ठीक है, वो रोटेशन जो करता है, तो उसको सही रखने के लिए उसमें तेल देते थे। यानी मान लीजिए ऐसे करके 2 चीज उस पर रहता है, तो ऐसे ऐसे घूम रहा है जो भी मशीन समझिए आप, जहां पर वो दांत घूमता है, तो आप याद रखिएगा उसमें जब ज्यादा सूख जाता है तो वो कड़कड़ कड़कड़ आवाज भी आने लगता है। या कोई भी मशीन लीजिए, चाहे ट्रैक्टर लीजिए या बाइक लीजिए या 4 चक्का लीजिए, कुछ भी, उसमें क्या होता है जब घूमने लगता है उसमें तेल वगैरह देते हैं, सर्विस उसको करते हैं, तब वो आराम से सॉफ्ट से घूमता है। इसका मतलब उसको स्नेहक बोलते हैं। जो उसमें डाले हम पदार्थ उसको क्या बोले? स्नेहक। और हम लोग ग्रीस मोबिल बोल देते हैं बोलचाल के भाषा में, लेकिन वो साइंस कहता है वो स्नेहक है। अर्थात स्नेहक का प्रयोग घर्षण को बढ़ाने के लिए किए कि घर्षण को कम करने के लिए? तो घर्षण को कम करने के लिए कि भाई घर से नहीं ज्यादा। और घर्षण के द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। साइंस का फेवरेट सवाल है कि घर्षण के द्वारा किया गया कार्य जो होता है वह ऋणात्मक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और घर्षण गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को और ग्रेफाइट जो बताए, हीरा और ग्रेफाइट जो है वह कार्बन का अयस्क है या फिर अपर रूप है, ठीक है। आप लोग को बता दे कार्बन के लगभग 4 अपर रूप याद रखिएगा। हीरा ग्रेफाइट पूरी दुनिया जानती है। आप लोग तीसरा याद रखिएगा फुलेरिन। क्या याद रखिएगा? फुलेरिन और ग्रेफिन। फुलेरिन और ग्रेफिन जो है यह भी आपका कार्बन का अयस्क है। और कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।
और पेंसिल का जो लेड बना होता है, यानी पेंसिल जो आप लिखते हैं, पेंसिल जो बच्चा हम लिखते होंगे उसको बार बार जो छीलते होंगे कटर से, वो जो निकलता है उससे लिखने वाला, तो याद रखिएगा वो ग्रेफाइट का बना होता है। किसका बना होता है? वो ग्रेफाइट का बना होता है। और ग्रेफाइट जो होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। और याद रखिएगा वो जो छीलते हैं पेंसिल से, अगर उसको आप करंट में सटाइएगा तो उसमें करंट पैदा हो जाएगा, यानी कि करंट उसमें प्रभावित हो जाएगा। हाँ, काला वाला भाग जो रहता है, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है वह विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक। लेकिन ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक। कुचालक का मतलब उसमें धारा प्रभावित नहीं होगा, यानी हीरा विद्युत का कुचालक है, यानी हीरा में धारा प्रभावित नहीं होगा, वहीं आपका ग्रेफाइट में धारा प्रभावित होगा। याद रखने का आप दोनों ये चीज फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो आप लोग को बता दे कि आपका गुणवत्ता के आधार पर या कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? कोयले के 4 वर्गों में बांटा गया है। आपको जुगाड़ देते हैं कि सबसे टॉप लेवल का कोयला कौन होता है, फिर सेकंड लेवल का कौन होता है, थर्ड लेवल का कौन होता है, फोर्थ लेवल का कौन होता है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन होता है, सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा होता है, दूसरा सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा होता है। तो आप लोग को बता दे, आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा, पोमदिका लोमदिका पीली। क्या याद रखिएगा? पोमदिका लोमदिका पीली। एगो पीली क्रांति भी होता है जो कि तिलहन के उत्पादन से, आप लोग को पता है। आप ऐसे याद रखिएगा, पीली क्रांति तिलहन कैसे याद रहेगा? क्योंकि सरसों का जो हम लोग खेती करते हैं उसमें पीला पीला फूल निकलता है, निकलता कि नहीं निकलता है, और उससे बाद में चलकर हम उससे तेल निकालते हैं, यानी तिलहन हो गया, यानी कि पीली क्रांति तिलहन है। माइंड फिट की जगह पूरा एकदम मतलब कि दैनिक जीवन से, यानी पीली क्रांति तिलहन, क्योंकि पीला वाला फूल जो होता है सरसों का उससे हम तेल निकालते हैं, यानी पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा एगो शब्द पोमदिका लोमदिका पीली, और पीली पीली लिख के बाद में लिखिएगा BA। जैसे BA का कोर्स करते हैं ना हम लोग, बैचलर ऑफ आर्ट्स, कोई करता है BA करता है, कोई BSc करता है, कोई BCom करता है। तो BA जो होता है वो आर्ट्स से किया जाता है। ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इंग्लिश से क्या आता है आपका BA। ठीक है, तो आप याद रखिएगा पोमदिका लोमदिका पीली और BA, और इसको नीचे से ऊपर की ओर बैठा दीजिएगा, यानी पोमदिका लोमदिका पीली हो गया, ये प से हो गया चौथा नंबर वाला। ठीक है, पिटवा नहीं, पिटवा लोहा होता है, ये पिट कोयला होता है। कौन कोयला होता है? देखिए, लोहा का बात करते हैं तो प से पिटवा लोहा होता है। ठीक है, और अगर कोयला का बात करते हैं तो पोमदिका तो पिट कोयला होता है। ठीक है, हाँ, पिटवा कोयला नहीं होता है, पिट कोयला होता है, और पिटवा लोहा होता है। और पिटवा लोहा जो होता है वो सबसे शुद्ध लोहा होता है, सबसे शुद्ध लोहा जो होता है पिटवा। क्योंकि आपको इसमें भी हम जुगाड़ दिए थे, इसमें भी जुगाड़ दिए थे कि बच्चा में हम लोग को पीट पीट के पिताजी शुद्ध कर दिए हैं, यानी कि पीटने के बाद आदमी शुद्ध हो जाता है, यानी पिटवा लोहा जो है वो सबसे शुद्ध लोहा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। पोमदिका लोमदिका पीली, यानी पीट कोयला हो गया सबसे नीचे वाला, उसके बाद वाला हो गया लोहा से लिग्नाइट, और BA और तीसरा, और जो नीचे से तीसरा और शुरू से दूसरा जो हो गया आपका B से हो जाएगा बिटुमिनस। क्या हो जाएगा? बिटुमिनस। और A से जो हो जाएगा, A से एंथ्रासाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट हो जाएगा। नींद आ रहा है क्या? एंथ्रासाइट हो जाएगा। ठीक है, यानी आप याद रखिएगा, सबसे उत्तम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट हो गया, सबसे निम्न कोटि का कोयला पिट कोयला हो गया। आप याद रखिएगा कि ये जो आपका क्या बताएं, एंथ्रासाइट कोयला जो सबसे अधिक मिलता है वो जम्मू कश्मीर में मिलता है। बहुत VVI सवाल। एंथ्रासाइट कोयला का जो एकाधिकार है वो जम्मू कश्मीर को है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि लिग्नाइट कोयला का विस्तार सबसे अधिक कहाँ में है तो तमिलनाडु में है, लेकिन सभी प्रकार के कोयले को मिला के सबसे अधिक जो भंडार पाया जाता है वो झारखंड में। कहाँ में? झारखंड में। अगर स्पेशली पूछे कि आपका एंथ्रासाइट कोयला का सबसे अधिक जो उत्तम कोटि का कोयला मिलता है एंथ्रासाइट का, वो कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में। लेकिन लिग्नाइट कोयला का आपका सबसे उत्तम कोटि का कोयला जो लिग्नाइट कोयला मिलता है वो किस राज्य में? तो वो मिलता है तमिलनाडु में। और सभी प्रकार के कोयले का भंडार सबसे अधिक कहाँ में है? तो झारखंड में। लेकिन वर्तमान समय में अगर बात करें कि कोयले का सबसे अधिक उत्पादन कौन सी राज्य कर रही है, तो भैया छत्तीसगढ़ कर
रही है? कौन कर रही है? छत्तीसगढ़। तो आप याद रखिएगा कि बेलाडीला नहीं होगा भैया, बेलाडीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। बेलाडीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। हम बात कर रहे हैं फिलहाल कोयला का, ठीक है। आप ऐसे करके याद, अगर आप झरिया बोलिएगा ना सिंहभूम मगर तो फिर चलेगा आपका, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोयला का, तो वो घुस रहे हैं लौह अयस्क में, और लौह अयस्क बेलाडीला वो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और कोयला उद्योग को उद्योग की रोटी के नाम से जानते हैं। उद्योग की रोटी के नाम से कोयला उद्योग को जानते हैं। जैसे आप लोग को बताए थे, मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जानते हैं, ठीक है। और आपको लौह उद्योग को कोर सेक्टर के नाम से जानते हैं। उसी तरह से आपको कोयला उद्योग को उद्योग की रोटी के नाम जानते हैं। और कोयला उद्योग में जो सबसे अधिक दिन तक काम करता है उसको ब्लैक फंगस नाम का बीमारी भी हो जाता है, ठीक है। आप याद रखिएगा। काला हीरा कार्बोनेडो को कहा जाता है। काला हीरा के नाम से कार्बोनेडो को जानते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग बताइएगा कि और अगर बात करते हैं आप लोग को कि ये जो लिग्नाइट कोयला जो बताए, लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं। लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला के नाम से जानते हैं, और बिटुमिनस कोयला को मुलायम कोयला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। याद रख लीजिएगा, बिटुमिनस कोयला को मुलायम कोयला और लिग्नाइट कोयला को याद रखिएगा भूरा कोयला। आप ऐसे याद रखिएगा, भुरली नाम का एक व्यक्ति था मध्य प्रदेश का, जिनको कुछ दिन पहले पद्म पुरस्कार मिला था। भुरली, भुरसुका रो लुमदी का भुरली, यानी भू रो से याद रखिएगा भूरा और लो से लिग्नाइट, यानी भुरली याद रखिएगा, भुरली या भुरला जो याद रख सकते हैं, ठीक है। भूरा कोयला लिग्नाइट, तो बिटुमिनस कोयला अपने आप चल जाएगा मुलायम कोयला, ठीक है। क्योंकि बिटुमिनस में मो आ रहा है, अब मुलायम में भी मो आ रहा है, यानी मुलायम मो बराबर मो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग बताइएगा कि हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व तो आप लोग को बता देते हैं कि आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या और वर्गों की संख्या अगर देखते हैं तो आवर्त जानते हैं। अच्छा बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि आवर्त कितना है और वर्ग कितना है, तो आप लोग को बता दे जुगाड़ आज के बाद कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। आवर्त में तौल है शब्द, आवर्त में क्या है? तो। और जब आप सोते हैं तो सोते हुए में भी तो लगा हुआ है, और जो सोते हैं तो ऐसे करके सोते हैं, ऐसे खड़ा खड़ तो कभी सोते नहीं है। सोने का मतलब है ऐसे करके, इसका मतलब इसमें देखिए एगो ऐसे करके खड़ा वाला जितना जितना ये है ना ऐसे करके, तो ये इसको कभी भी हम लोग जो है कि इसको आवर्त नहीं बोल सकते हैं। क्या नहीं बोल सकते हैं? आवर्त नहीं। तो भाई आवर्त किसको बोलेंगे? क्योंकि आप दिमाग लगे आवर्त में तो लगा हुआ है, और सोते हैं, सोता हुआ यानी सोता में तो आ रहा है, आवर्त में भी तो आ रहा है, तो भैया ये सूता हुआ वाला कौन है? ऐसे ऐसे वाला। तो इसमें बताइए टोटल कितना आवर्त है? टोटल 7 गो। कितना है? 7 आवर्त है। और इसमें वर्गों की संख्या टोटल कितना है? 18 है। वर्गों की संख्या कितना है? 18 है, ठीक है। वर्गों की संख्या कितना है? 18 है। तो आप यहीं से बता सकते हैं कि इसमें जो आपका जो वर्ग होता है वो टोटल 18 है, और आवर्त जो है वो कितना है? टोटल 7 है। और यह आपका आधुनिक आवर्त सारणी कहलाता है, जो कि मोसले के द्वारा 1913 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1913 में। और ग्रुप डी पूरा भर भर के क्वेश्चन पूछा है कि अब आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने दिया था, जिनका संबंध किस देश से है? अरे यार किस देश से? तो हाँ भाई किस देश से, तो याद रखिएगा इनका संबंध इंग्लैंड से था। कहां से था? इंग्लैंड। लेकिन इससे पहले आवर्त सारणी जो दिया था वो याद रखिएगा मेंडलीफ ने दिया था। किसने दिया था? मेंडलीफ ने। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि मेंडलीफ के द्वारा दिया गया आवर्त सारणी किस वर्ष प्रकाशित हुआ था या फिर किस वर्ष दिया था? तो याद रखिएगा जिस साल महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, जिस साल महात्मा गांधी का जन्म हुआ था उसी साल आपका आवर्त सारणी दिया गया है। और जौन साल रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था उसी साल आधुनिक आवर्त सारणी दिया गया है। तो अब आप आराम से जब आप एक दूसरे से लिंकेज करके याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। यानी महात्मा गांधी का जन्म थोड़ा सा पहले हुआ है, यानी आवर्त सारणी थोड़ा सा पहले मेंडलीफ वाला है। यानी 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर के दिन, तो 1869 को आवर्त सारणी मेंडलीफ वाला। और याद रखिएगा मेंडलीफ का संबंध रूस से था। कहाँ से था? रूस से था। और 1913 में
रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। पहले एशियाई व्यक्ति बने थे। तो आप लोग याद रखिएगा उस दिन आधुनिक आवर्त सारणी किसको दिया गया, आधुनिक आवर्त किसने दिया था? तो मोसले ने। और मोसले का संबंध ब्रिटेन या इंग्लैंड, जो भी आप बता सकते हैं, आपका आंसर राइट जाएगा। ठीक है। हाँ, गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा भी आप लोग को पता है कि नवंबर 1913 में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हाँ, तो मेरा क्वेश्चन था कि हाइड्रोजन जो ग्रुप कहलाता है वो 17वां ग्रुप कहलाता है। ठीक है, 17वां देख लीजिए, 17वां, ये एफ वाला, फ्लोरीन क्लोरीन वाला, ब्रोमीन वाला। तो मेरा क्वेश्चन अगर आप यहाँ से पूछ दे सीधा कि अगर पूछ दे आपको कि किस वर्ग के तत्वों को जो है कि आपका शून्य वर्ग या फिर आपका निष्क्रिय वर्ग कहते हैं या अक्र वर्ग कहते हैं, तो 18 मारिएगा या फिर शून्य बोलेगा। ठीक है, लेकिन अगर बोलेगा किस वर्ग के तत्वों को आपको जो है कि आपका क्या कहते हैं, अभी तुरंत बताए, हाइड्रोजन तत्व कहते हैं, तो 17 मारिएगा, हाइड्रोजन 17। और याद रखिएगा कि मेरा क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? अभिक्रियाशील का मतलब होता है कि जैसे उसको हवा के संपर्क में लाएगा ना, तो फट से वो रिएक्शन करके आग उग लग जाएगा उसमें। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर याद रख लीजिएगा, फ्लोरीन। क्या याद रखिएगा? फ्लोरीन। क्या याद रखिएगा? फ्लोरीन। और फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है। कितना होता है? 9 होता है। यानी कि सबसे पहला तत्व जो है आपका 17वां वर्ग का जो फ्लोरीन है, 9, जिसका परमाणु संख्या वह सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो आपके माइंड में याद क्वेश्चन आना चाहिए कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन है? तो याद रखिएगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो है वो पोटेशियम होता है। क्या होता है? पोटेशियम होता है, जिसका परमाणु संख्या 19 होता है, जिसका आपका संकेत के होता है। क्या होता है? के होता है। याद रखिएगा, आप लोग से प्रश्न एग्जाम में आता है। और सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व जो है वह सोना होता है। कौन होता है? सोना। उसको हवा में भी छोड़ दीजिए तो उसमें चेंजिंग नहीं आता है, वो कोई हवा से रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, हाँ, फ्लोरीन फोफा जाता है, यानी कि हाँ सही ट्रिक लगाएं, फोफा जाता है मतलब नहीं कहता है कि फोफा के आग लग गया, यानी कि आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा सवाल ले लेते हैं जो है कि थोड़ा सा अलग कंटेंट से, थोड़ा सा पॉलिटी हिस्ट्री से ले लेते हैं, क्योंकि आपको जीके जीएस भी कवर करके चलना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम में आपको हर एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन दिला सकता है फाइनल। एक सब्जेक्ट में आप महारत हासिल करके कुछ नहीं कर सकते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं लग रहा है यार आज। ऑपरेशन थ्रस्ट। चलिए, तो आप लोग को कल हम बता रहे थे अनुसूची के बारे में, कि आप लोग को बता रहे थे तीन प्रकार की सूची 1935 में पहली बार देखने के लिए मिला था। तो 1935 में संघ सूची में कुल कितना विषय बताए थे? कुल 59 विषय बताए थे। संघ सूची में कितना विषय बताए थे? 59। राज्य सूची में 54 और संवर्ती सूची में कितना बताए थे? तो 36 बताए थे। ठीक है, और संवर्ती सूची हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से। संवर्ती सूची कहाँ से लिए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। लेकिन अगर सीधा बोलेगा सूची हम लोग कहाँ से लिए, तो 1935 से। स्पेशल तोड़ के बोलेगा संवर्ती कहाँ से लिए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। ठीक है, और इस तीनों प्रकार के सूची की चर्चा अनुसूची 7 में देखने के लिए मिलती है, इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन भी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, संघ न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया है? संघ न्यायालय की स्थापना आप लोग को बता दे थोड़ा सा शुरुआत से, कि जब अंग्रेज का जमाना हुआ करता था तो पहली बार 1773 का अधिनियम आया था, आप लोग को बताए थे, जिसको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। उसी में पहली बार 1773 अधिनियम के तहत 1774 में भारत के कलकत्ता शहर में, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, उसी शहर में पहली बार भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था वारेन हेस्टिंग के समय। और उसी में
पहली बार आपका एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश का गठन किया गया था। एक मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे और फिर 3 अन्य न्यायाधीश आपका लेमेस्टर, चेम्बर्स और हाइड थे। लेकिन आगे चलते 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 जब 1935 का जब अधिनियम आएगा तो उसको परिवर्तित करके भारत में पहली बार संघ न्यायालय का स्थापना किया जाएगा। ठीक है, संघ न्यायालय या फिर फेडरल कोर्ट का स्थापना किया जाएगा। उसी का इंग्लिश नाम फेडरल देगा, फंसिएगा नहीं। ठीक है, फेडरल, अगर हम बात करते हैं फेडरल बैंक का, तो फेडरल बैंक जो है अमेरिका का केंद्र बैंक कहलाता है। जैसे भारत का केंद्र बैंक कौन है, तो आरबीआई है। भारत का सबसे बड़ा बैंक जो है वो आरबीआई है। ठीक है, जिसको केंद्र बैंक कहते हैं, जो कि भारत सरकार का बैंक है। उसी तरीका से आपका बात करते हैं भारत में पहली बार संघ न्यायालय या फिर फेडरल कोर्ट का स्थापना 1935 अधिनियम के तहत 1937 में। लेकिन भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1774 में, 1774 में। समझ में आ गया। वहीं आप लोग को बात करते हैं कि यह कौन अधिनियम के तहत गठित हुआ है, तो 1935 अधिनियम के तहत 1937 में स्थापना हो गया संघ न्यायालय का, और 1773 अधिनियम के तहत 1774 में आपका भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ गया। संघ न्यायालय 1935 और उधर 1773 के में आप लोग याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट पहला। और इसी को मॉडिफाई करके जब भारत का संविधान लागू होगा या भारत आजाद होगा तो 1950 ईस्वी में भारत के वर्तमान सुप्रीम कोर्ट का स्थापना होगा। और उसी चीज को आज हम जो है कि 27 दिसंबर 2024 को भी वही न्यायालय देख रहे हैं। ठीक है, भले उसमें न्यायाधीश की संख्या समय समय पर काम में हुए वृद्धि को देखते हुए उसमें न्यायाधीश की संख्या बढ़ाई गई। और पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1950 में जब हुआ था आजादी के बाद, तो उसमें कुल 8 न्यायाधीश हुआ करते थे। कितने न्यायाधीश? 8, जिसमें से एगो मुख्य था डिसीजन देने वाला और 7 गो अन्य हुआ। उसी तरह समय समय पर परिवर्तित करते करते वर्तमान समय में उसमें कुल न्यायाधीश की संख्या 34 है, 34 है। 34 में से एगो मुख्य है और 33 गो अन्य है। समझ में आ गया। हो सकता है 2025 में, 2030 में, 2035 में उस 34 की संख्या को बढ़ा के 36, 38, 40 भी हो सकती है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और वर्तमान समय में भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं वो याद रखिएगा कौन है, तो संजीव खन्ना साहब हैं। कौन है? संजीव खन्ना। वो 51वें नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 51वें नंबर के, जिन्होंने DY चंद्रचूड़ का स्थान लिया। और भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट जो 1950 में बने थे, उसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे वो कौन बने थे, तो याद रखिएगा आपका जस्टिस हीरालाल जे कानिया बने थे। जस्टिस हीरालाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। और उसी तरह से चलते 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 याद रखेगा स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन में चेंजिंग आ गया। स्वतंत्र देखिएगा, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हीरालाल जे कानिया हो गया, 1950 में ही बन रहे हैं। इसका मतलब उसका जन्म कहीं ना कहीं 1950 से पहले हुआ होगा, कम से कम 25-30 साल में तो बनबे किया हुआ आदमी। लेकिन 1947 के बाद जन्म लिया वो व्यक्ति, और वो जाके मुख्य न्यायाधीश बनने वाला पहला व्यक्ति कौन बना, समझ सकते होंगे कि 1947 के बाद वो जन्म लिया और तब जाके मुख्य न्यायाधीश बना। तो वो थे आपके उस, अब मान लीजिए कि जो आज़ादी के बाद बनेगा, मतलब जन्म लेके बनेगा, कहीं ना कहीं उसका कपाड़ कम होगा। उसको कपाड़ का मतलब माथा, मतलब कम होगा। यानी कि याद रखिएगा सरोज होमी कपाड़िया, सरोज होमी कपाड़िया स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश। लेकिन आपको पहला मुख्य न्यायाधीश अगर पूछ देगा तो जस्टिस हीरालाल जे कानिया। और आप लोग को बता दे कि भारत के अंदर में जो पील लाया गया था, पील, PIL, पील याद रखेगा क्या होता है, तो आपका बात फ्री में कोर्ट तक जो पहुंच जाए, जिस माध्यम से उसको पील कहते हैं, अर्थात लोकहित याचिका या जनहित याचिका कहते हैं उसको। पील को इंग्लिश में कहते हैं, आपका फुल फॉर्म कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, जो कि भारत में पहली बार 1986 में देखने के लिए मिला था। और उस समय भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे वही लाए थे, जिसका नाम था PN भगवती। क्या नाम था?
पीएन भगवती, और उसका बखूबी साथ निभा रहे थे बालाकृष्णन करके एक व्यक्ति थे। उन्होंने इनके दोनों प्रयासों से भारत में पिल लाया गया। क्या लाया गया? पिल लाया गया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि भारत के अंदर में लोकहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है, या जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है, या पिल का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखेगा पीएन, प से पिल, प से पीएन भगवती। आपका 1986 में लाया गया था। और यहीं तक क्वेश्चन नहीं रुकेगा। अगर आगे आने वाले समय में पूछ दे कि भारत पे पिल लाने वाले मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती तो थे भैया, ये तो सब जानते हैं, लेकिन वो कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, तब तो कहानी झोल हो जाएगा। तो वो 17वें नंबर के थे। कितने नंबर के? 17वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। और वही जाके उस पर थप्पा मारा या मोहर मारा, तब जाके पिल पूरे भारत में लागू हो गया। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बता दे, और अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश हमारे सुप्रीम कोर्ट में नहीं बनी है, ठीक है, लेकिन 2026 में बनने की संभावना व्यक्त हो रही है। ये तो आगे की बात है, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्ष 1937 के चुनाव में आप लोग को बता दें कि भारत के अंदर में पहली बार विधानमंडल का जो चुनाव हुआ था वो 1937 में हुआ था। पहली बार भारत के अंदर में जो चुनाव हुआ था वो 1937 में हुआ था, विधानमंडल का चुनाव। उसमें कांग्रेस ने कुल कितने प्रांत से विजयी बना था? तो याद रखिएगा कुल 8 प्रांत में, कुल 11 प्रांत में चुनाव हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे कि पहली बार विधानमंडल का चुनाव भारत में किस अधिनियम के तहत हुआ, तो 1935 अधिनियम के तहत। लेकिन हुआ कब? 1937। जैसे संघ न्यायालय का स्थापना 1937 में हुआ, अधिनियम 1935 ही था। लेकिन बोलेगा कुल कितने प्रांत में, यानी कुल कितने सीट पर हुआ था, या फिर कुल कितने जगह से हुआ था? तो कुल 11 प्रांत से हुआ था, जिसमें से कांग्रेस ने 8 जगह पर अपना परचम लहराया। यानी कुल कितना जगह? तो 11 जगह। कांग्रेस ने कितना जीता? तो कुल 8 जीता। कितना जीता? 8 जीता, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर बात करते हैं कि भारत में पहली बार आपका महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस वर्ष? तो 1926 में दिया गया था। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस वर्ष? 1926। और अगर अधिनियम पूछेगा तो आप दिमाग लगाइएगा कि 1926 से पहले कौन अधिनियम आया होगा? तो 1919 अधिनियम था, ठीक है। अगर कोई 1937, 38, 39 में कोई घटना हो रहा है तो 1935 अधिनियम के तहत घटेगा। और 1919 से अगर कोई पहले घटना घटेगा, 1917, 1913, 1912, 1911, तो 1909 मारिएगा, ठीक है, 1909। और 1909 से पहले अगर कोई घटना घटेगा तो 1892 वाला अधिनियम मारिएगा, ठीक है। तो अब वो रेंज चलता है, उसी नियम के तहत कानून आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत जो आया था वो मार्च 1946 में। आप लोग 3 गो चीज याद रखिएगा, 3 ईस्वी, यहीं क्वेश्चन फंस जाएगा नॉर्मल एग्जाम में। पहला साइमन कमीशन याद रखिएगा, भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928 को। कब गठन हुआ था वो सब बता चुके हैं। 8 नवंबर 1927 को ब्रिटेन के अंदर में हुआ था। और उसमें सातों का सातों सदस्य जो था वो आपका गोरा था या फिर वाइट था, इसीलिए साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और वो अपना रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत किया था। उसी के आधार पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरा, तीसरा, और उसी के आधार पर आपका 1935 का अधिनियम भारत में लागू किया गया, ठीक है। अब आप लोग को बता देते हैं, हम बता रहे थे यहाँ पर आपको क्वेश्चन, हम बता रहे थे साइमन कमीशन 1928 मार दीजिएगा, 3 फरवरी। और दूसरा याद रख लीजिएगा आप लोग जो है कि क्रिप्स प्रस्ताव, ठीक है। क्रिप्स प्रस्ताव जो भारत आया था उसमें आप लोग को पता है क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में भारत आया था। कब आया था? 1942 में भारत आया था, या जो कि स्टोपेड क्रिप्स के उसमें भी सदस्य थे। और तीसरा बार जो आया था आपका कैबिनेट मिशन 1946 में किस लिए आया था? कि भारत को एक अलग संविधान का बनाने का मौका देंगे। और याद रखिएगा उसी के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया, कुल 389 सदस्य मिलकर, आप लोग याद रखेगा। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। कहां पर? तो दिल्ली के कौंसिल भवन चैम्बर में, एक पुस्तकालय था, ठीक है। दिल्ली के एक पुस्तकालय था कौंसिल भवन चैम्बर, उसी में आयोजित किया गया था आपका संविधान सभा की पहली बैठक। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हाथी को बनाया गया था। और प्रत्येक वर्ष हाथी दिवस हम लोग
आपका विश्व युवा दिवस के दिन मनाते हैं, अर्थात 12 अगस्त को। कब मनाते हैं? 12 अगस्त को मनाते हैं हाथी दिवस, और उससे 2 दिन पहले मनाते हैं 10 अगस्त को सिंह दिवस यानी लायन डे। लेकिन टाइगर दिवस जुलाई में मनाते हैं। ठीक है, टाइगर दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि अंग्रेजों के द्वारा पारित किया गया किस अधिनियम में पहली बार आपका जो है कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत हुआ था। 2 क्वेश्चन पूछता है, एक पूछता है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, दूसरा पूछता है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत कब हुआ है। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा कि प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट। अर्थात मान लीजिए अगर आप प्रधानमंत्री को चुनने जा रहे हैं, या फिर आप कोई मुखिया सरपंच को चुनने जा रहे हैं, या फिर आप कोई विधानसभा सदस्य को चुनने जा रहे हैं, तो उसमें आम आदमी जाके डायरेक्ट भाग ले रहा है। जब कोई डायरेक्ट भाग लेगा, इसका मतलब है कि याद रखिएगा इसका अरे यार तो इसका मतलब है कि वो प्रत्यक्ष चुनाव हुआ, क्योंकि आप डायरेक्ट चुन रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति के चुनाव में हम और आप भाग लेते हैं, नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब वो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। इसका मतलब है कि 1892 का जब अधिनियम आया था, तो उसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत हुआ था, यह अधिकार दिया था। तो अगर पूछ देगा कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली तब कब आया था, तो याद रखिएगा 1909 में। बहुत बच्चा फंस जाएगा कि 1892 में अप्रत्यक्ष आया तो अगला बार जो है कि प्रत्यक्ष हो गया होगा। ना, एक बार गैपिंग मारना है। क्या मारना है? एक बार गैपिंग मारना है। और 1919 के अधिनियम में याद रखना है आपका प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत हुआ था। और याद रखिएगा आप लोग कि भारत के अंदर में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति एक वयस्क मताधिकार का प्रयोग करके जो है कि वोट दे सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा किसी व्यक्ति को चुन सकते हैं, और वोट देना जो है वह एक प्रकार का आपका जो है कि आपका कैसा अधिकार है, तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार है। अच्छा चलो ठीक है। निर्वाचन दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को। निर्वाचन दिवस नहीं, मतदाता दिवस। ठीक है, मतदाता दिवस, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को आपका निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था। और निर्वाचन का गठन जो है वो आपका भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से 29 के बीच में है, याद रखिएगा। और 18 वर्ष जो आयु किया गया है, पहले 21 वर्ष था वोट देने का आयु, उसको घटा के याद रखिएगा आपका जो है कि उसको घटा के कितना कर दिया? 18। और 18 जो किया गया है वो राजीव गांधी के समय किया गया है। ठीक है, और राजीव गांधी के समय याद रखिएगा आपका 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। उसी समय याद रखिएगा आपका वोट देने का आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष। एक समिति आया था उस समय, ताराकुंडे समिति की सिफारिश पर वोट देने की आयु 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। और याद रखिएगा एक संविधान संशोधन उसी समय है आपका 69वां संविधान संशोधन 69। 69वां संविधान संशोधन 1900 कब हुआ था? तो याद रखिएगा 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। ठीक है, और उसी के तहत याद रखिएगा आपका 69वां भी 1989 में हुआ था ना, 69वां भी 1989 में हुआ था शायद। ठीक है, 61 हाँ 1989 में। तो आप लोग याद रखिएगा उसी के तहत जो है कि आपका वोट दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। चलिए अब दूसरा चैप्टर से लेते हैं सवाल, फिर आप लोग से आगे बढ़ेंगे। बताइएगा अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, हरा सोना के नाम से किसे जानते हैं? तो हरा सोना के नाम से चाय को जानते हैं। किसको जानते हैं? चाय को जानते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में चाय नहीं रहेगा, तो याद रखिएगा अफीम को जानते हैं। अफीम को, ठीक है, किसको जानते हैं? अफीम को। लेकिन बोलने क्रम में कोई बोल देता है हफीम। ठीक है बोलने क्रम में गौ सबका आदमी हफीम बोल देता है। हफीम नहीं होता है, अफीम होता है। क्या होता है? डोडा। हाँ डोडा। एगो टोडा जनजाति भी है। टोडा जनजाति तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी पर पाया जाता है, जो कि भैंस पालने का काम करती है। और याद रखिएगा उसमें बहुपति विवाह प्रचलित है। ठीक है, बहुपति विवाह यानी कि एक ही लेडीज 4 गो पति रख रहा है।
ठीक है। जनरली क्या होता है कि एक पति 3-4 गो पत्नी से मतलब लड़की शादी करके वो 3-4 गो रख सकता है, लेकिन वो एगो पत्नी संभाल रहा है, समझ लीजिए 4 गो पुरुष को, तो वो बहुपति विवाह हो गया। ठीक है, क्योंकि बोलता है कि यार हम भैंस ज़्यादा रखेंगे तो हमको पति भी चराने वाला ज़्यादा चाहिए, इसीलिए याद रखिएगा बहुपति विवाह भैंस चरवाने के लिए रखा है। ठीक है। टोडा जनजाति आपका तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी, जो कि दक्षिण भारत की, आपका अगर पूछे कि दक्षिण भारत के जो नीलगिरी पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो दोदा बेटा। क्या नाम है? दोदा बेटा। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बोलेगा तो अनाईमुदी है। क्या नाम है? अनाईमुदी। वहीं आपका पूर्वी भारत की या पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो याद रखिएगा पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी का नाम आपका बहुत एग्जाम में महेंद्रगिरी रहता है, और बहुत एग्जाम में जो आप बोल रहे हैं वही याद रखना है, उसका नाम है जिंदा गाड़ा। क्या नाम है? जिंदा गाड़ा। नहीं कहते आदमी को जिंदा गाड़ दो, मतलब वही हो गया जिंदा गाड़ा पूर्वी घाट में। ठीक है, पूर्वी घाट में। लेकिन आप लोग को बता दे जिंदा गाड़ा थोड़ा हाई लेवल के एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, थोड़ा माइंड को चेक करने के लिए, लेकिन जनरली आप महेंद्रगिरी याद रखिएगा। सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा कि अगर क्वेश्चन पूछ दे कि पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो पहला ऑप्शन जिंदे गाड़ना है। पहला ऑप्शन क्या करना है? जिंदे गाड़ना, यानी जिंदा गाड़ा। और अगर वो नहीं रहेगा तब भैया महेंद्रगिरी के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? महेंद्रगिरी के पास जाएंगे। और याद रखिएगा दोदा बेटा का ऊंचाई और अनाईमुदी का ऊंचाई आपको दोनों हम याद रखने का जुगाड़ दिए हैं। दोनों के बीच आपका जो है कि 58 मीटर का अंतर है। ठीक है, 58 मीटर का अंतर है, याद रखिएगा। अर्थात 2637 मीटर जो है वो दोदा बेटा की ऊंचाई है, और 58 का अंतर है। इसका मतलब अनाईमुदी ज़्यादा है, तो 58 उसमें जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जोड़ेंगे, यानी 2637 प्लस 58 यानी 8 7 15 यानी 2695 मीटर। 2695 मीटर अनाईमुदी की ऊंचाई है, और उसमें 58 मीटर, यानी दोनों में से एक अगर याद रखिएगा और 58 मीटर अंतर है तो आपको दोनों एग्जाम में मार सकते हैं। ठीक है, आराम से मार सकते हैं। तो दोदा बेटा की ऊंचाई 2637 है, 58 जोड़ेंगे तो हमको अनाईमुदी की ऊंचाई मिल जाएगा। राइट। आगे अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि किस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो भारत के अंदर में काली कपासी मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, जो कि कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और कपास जो होता है उसी से हम लोग रुई प्राप्त करते हैं। ठीक है, हाँ। और इसको हम लोग सफ़ेद सोना के नाम से भी कपास को जानते हैं, और गोल्डन फाइबर के नाम से हम लोग जूट को जानते हैं। किसको जानते हैं? जूट को। और भारत के अंदर में जूट का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल करती है। कौन करती है? पश्चिम बंगाल करती है। और पश्चिम बंगाल से सटा हुआ, देखिए यहाँ से घुस के यहाँ पश्चिम बंगाल आया, पश्चिम बंगाल से सटा हुआ आपका बिहार है, और बिहार दूसरा स्थान पर रहता है जूट उत्पादन में। और बिहार के अंदर में किशनगंज दूसरा स्थान पे है, पहला स्थान पे है सबसे अधिक। आपका जिला में अगर पूछे कि बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक जूट का पैदावार करती है, तो किशनगंज करती है। और याद रखिएगा सबसे अधिक उत्पादन बोलेगा कौन सी राज्य करती है, तो आप लोग मारिएगा पश्चिम बंगाल, दूसरा स्थान पे बिहार। लेकिन अब इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं कि सबसे अधिक उत्पादन आपका कौन सा देश करता है आपका जूट का, तो भैया पश्चिम बंगाल से सटा हुआ कौन देश है, तो पश्चिम बंगाल है। कौन सा देश है? तो पश्चिम बंगाल है। याद रखिएगा सबसे अधिक आपका जूट का उत्पादन करता है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय जूट अनुसंधान संस्थान पश्चिम बंगाल के ढाका में है। पश्चिम बंगाल के ढाका में है। और राष्ट्रीय जूट अनुसंधान तो कलकत्ता में है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि नेशनल लेवल पे जो सबसे अधिक पैदावार करता है वहीं पर संस्था बना दिया, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो सबसे अधिक करता है वहाँ पर संस्था बना दिया। ठीक है, आप लोग को याद हो गया होगा। तो आज का लास्ट सवाल आप लोगों के नाम जा रहा है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। मेरा सवाल है किस प्रकार की मिट्टी को स्वतः जुताई वाला मिट्टी कहा जाता है, अर्थात उस मिट्टी को जोतने की आवश्यकता नहीं होती है। मेरा इसका सवाल है, और आपको हम आंसर बता रहे हैं कि भारत के अंदर में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। 8 प्रकार के मिट्टी में से एक काली मिट्टी भी पाई जाती है। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाला मिट्टी भी कहा जाता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और सबसे अधिक पानी सोखने की क्षमता किस मिट्टी में होती है, तो सबसे अधिक पानी सोखने की क्षमता आपका चिकनी मिट्टी में होता है। किस मिट्टी में? चिकनी मिट्टी में। तो बहुत का माइंड यहाँ पर
खड़क जाएगा। अरे यार, तब बलुई मिट्टी कहाँ जाएगा? बालू पे पानी देते हैं तो वो घिसते चल जाता है, हमको पता ही नहीं चलता है कहाँ चल गया। तो सबसे अधिक बालू ना खींच रहा है, यानी बलुई मिट्टी खींच रहा है। लेकिन ना, वो खींचता भले है लेकिन वो सोख नहीं पाता है, आपको वो नीचे यू टर्न होते होते निकल जाएगा। अर्थात जिस व्यक्ति का पेट अगर गड़बड़ रहता है तो आप खाइएगा इधर से तो इधर से यूं निकल जाएगा, अर्थात आप उसका अवशोषण या आपके शरीर में वो खाना नहीं लग रहा है, ठीक है, यानी आप उसका अवशोषण यानी उसको सोख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो भाई कौन सोख रहा है? तो वो सोख रहा है चिकनी मिट्टी, अर्थात जो खाएगा अच्छा खाना वही थोड़ा सा चिकनाएगा, शरीर लगेगा, नहीं तो ऐसे रहिएगा, नहीं नहीं तो झोल हो जाएगा। अर्थात सबसे अधिक सोखने वाली मिट्टी चिकनी मिट्टी और सबसे कम सोखने वाली तो बालू के तरह उबड़ खाबड़ रहिएगा, यानी बलुई मिट्टी, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कि बालू यहाँ पर रख दीजिए, ऊपर से पानी दीजिए, भले वो सोख लिया लेकिन वो नीचे से फिर निकल जाएगा बाहर, ठीक है। लेकिन चिकनी मिट्टी नहीं निकलने देगा, अपने आप में उसको कैपेसिटी पावर है कि पकड़ के रख लेगा पानी का, ठीक है। तो चलिए, आज आप लोग इतना समय दिए, आपका जो है कि इतना अच्छा कंटेंट हम भी प्रदान किए, बस इसी तरह लगातार बनकर रहिएगा और अपने दोस्तों में इस चैनल को थोड़ा सा आप इम्प्रूवमेंट, एक दो ज़्यादा नहीं, एक दो आप अपने दोस्तों में शेयर करवाने का प्रयास कीजिए, जिससे कि हम भी आपके साथ आगे बढ़ पाएँ और आपके लिए जी जान लगा के मेहनत करें। तो चलिए, आज के सेशन को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।